नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा की तैयारियों को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए यहां जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ संवाद किया जा रहा है। लगातार बैठकें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद और सुरक्षित हो, ये हमारा संकल्प है। यात्रा को लेकर सभी तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो चुकी हैं और लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। हमारा प्रयास है कि सभी जो यात्रा को संचालित करने वाले हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी से संवाद स्थापित करके और जहां भी यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है तो हम वो सब काम लगातार करेंगे, लगातार संवाद बनाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उनकी सुरक्षा भी हो। और साथ ही साथ जो हमारे होटल व्यवसायी हैं, टैक्सी वाले हैं, हमारे टूर गाइड हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सब का काम चलना चाहिए। और उसके निमित्त उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को उत्तराखंड में हम यात्रा कराएंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में राधा रतूड़ी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और कुशलानंदन और देवेंद्र कुमार आर्य को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने राधा रतूड़ी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और कुशलानंदन और देवेंद्र कुमार आर्य को राज्य सूचना आयुक्त बनने पर बधाई और शुभकामना दी है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और विधायक सविता कपूर, सूचना आयुक्त योगेश भट्ट, दिलीप सिंह कंवर, डीजीपी दीपक सेठ और पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु सहित भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारीगण और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैं राधा रतूड़ी, जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगी तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगी। चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियां अपने आखिरी चरणों में हैं। राज्य सरकार ने इस बार यात्रा को और अधिक सुव्यवस्थित और यहां श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रशासन, पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। चारधाम यात्रा इस बार 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष भी चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अब तक 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। यात्रा को लेकर सभी विभाग सक्रिय हैं, समुचित व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। चारधाम की हमारी तैयारियां काफ़ी पूरी हो चुकी हैं और निश्चित रूप में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं 30 अप्रैल 2025 को खुलने वाले हैं। उसका शुभारंभ हो जाएगा। उसके बाद केदारनाथ धाम को 2 मई और बद्रीनाथ धाम को 4 मई और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थी उनके लिए खोले जाएंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो है चारधाम यात्रा के अंदर सब चीज़ों को देखते हुए पूरी तरीके से लगभग 12 करोड़ 75 लाख की धनराशि अब मुक्त की है, जिसमें ये सब राशि जो है ये जिलाधिकारी पौड़ी को बांटी जाएगी, रुद्रप्रयाग को बांटी जाएगी, उत्तरकाशी को बांटी जाएगी और ये सभी जो रास्ते में जो पड़ते हैं उनको बांटी जाएगी। इसके साथ साथ अभी तक यमुनोत्री में जो है लोगों का पंजीकरण हुआ है 2,69,600
97 लोगों ने पंजीकरण किया है यमुनोत्री धाम के लिए। गंगोत्री धाम के लिए 2,89,774 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। केदारनाथ धाम के अंदर 5,51,745, बद्रीनाथ धाम के अंदर 4,84,480 और हेमकुंड साहब में 23,494 लोगों ने जो है पंजीकरण कराया है। ये कुल मिलाकर के 16,19,190 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। सभी जो पर्यटक हैं और जो धार्मिक यात्रा कर रहे हैं उनसे हमारा आग्रह है कि अपना पंजीकरण कराएं और नियमों का पालन करें और निश्चित रूप में अपना हेल्थ की चेकिंग करवाते हुए, डॉक्टर से परामर्श लेते हुए यात्रा को प्रारंभ करें। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड सरकार के नए दायित्वधारियों की। यहां पर पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने हाल ही में नए दायित्व से कई नेताओं को नवाजा है, जिसके बाद जिम्मेदारी मिलने पर जहां नेता खुश हैं तो वहीं मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। समाज कल्याण में यहां दायित्व मिलने पर बीजेपी की नेता रजनी रावत ने भी दायित्व दिए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है और बताया कि कैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सूबे में विकास के कार्य हो रहे हैं और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जिससे पलायन रुका है। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये जो समाज कल्याण दिए तो कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे, मेरे बारे में भी है ना। मेरा तो समाज का तो सेवा का तो काम है ही मेरा। अभी 12 में भी मैं क्या कहते, आपको मालूम होगा, महिला आयोग में जब मिला था, मैंने जनता का भला करी और भला करते ही जाऊंगी। बस इस टाइम में राज्य मंत्री समाज कल्याण का जिम्मेवारी दिए हैं, इस चीज़ को मैं निभाऊंगी बहुत अच्छा तरीका से और धन्यवाद दूंगी हमारे माननीय मोदी जी को। और मैं धन्यवाद दूंगी हमारे पुष्कर सिंह धामी सीएम साहब को, मेरे छोटे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। ऐसे नेता होंगे तो हमारे देश का भी भला हो रहा है। क्यों हो रहा है? जिस दिन से हमारे मोदी जी आए हैं, हिंदुस्तान को चमक रहा है। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी हमारे पढ़े लिखे हमारे भाई लोग, हमारे बच्चे दिल्ली में, बम्बई में बर्तन मांजते थे, होटलों में पढ़े लिखे बच्चे, हमें भी दुख होता था। हम भी इसी क्षेत्र में क्या कहते हैं जनता का सेवा करते हैं। हम एक एक घर में जाने वाले, हमें पता है कितना उनका दिलों में दर्द है कि हम बच्चे को दिहाड़ी मजदूरी करके पढ़ाते लिखाते, फिर भी हमारे बच्चे को कुछ नहीं मिलता रोजगार। आज के डेट में उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने सबके लिए रोजगार दिए। मैं तो उनके लिए तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगूंगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के द्वारा प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान उन्होंने महंगाई के मुद्दे को उठाया और कहा कि भाजपा की केंद्र राज्य सरकार लगातार आम जन पर यहां महंगाई की मार कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम पहले से ही बढ़े हुए हैं, वहीं प्रदेश में गैस सिलेंडर के दामों में भी 50 रुपए की वृद्धि कर दी गई। साथ ही अब बिजली के दामों को भी बढ़ाकर आमजन पर आर्थिक बोझ बढ़ाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा शासित राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के द्वारा लगातार सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसे लेकर 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन संविधान बचाओ सौहार्द बढ़ाओ का आयोजन प्रदेश भर में किया जाएगा, जिसके तहत गोष्ठी और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, लगातार राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार एक के बाद एक प्रहार महंगाई के मामले में जनता के ऊपर कर रही है। प्रदेश सरकार ने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, पिछले दिनों रोडवेज की किराया बढ़ाया था, उससे पहले अस्पतालों में जो फीस है वो बढ़ाई थी। तो राज्य में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार जिस तरह से रसोई गैस की कीमत बढ़ाई गई, 50 रुपये गैस का सिलेंडर रसोई गैस का, और इसी प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देनी चाहिए थी। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें लगातार गिर रही हैं। सरकार ने बजाय जनता को राहत देने के 2 रुपये एक्साइज पेट्रोल में, 2 रुपये एक्साइज डीजल में बढ़ा दिया। जो राहत जनता को देनी चाहिए थी, 36,000 करोड़ रुपया जनता की जो खाते में जाना चाहिए था, वो केंद्र सरकार चोरी से उस पैसे को ले गई। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, महंगाई विशेष तौर पे है, उनके खिलाफ 13 तारीख को पूरे प्रदेश के जनपद स्तर पर हमारे महानगर और जिला कांग्रेस कमेटियां
राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पुतला दहन करेंगी। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर साहब की, बाबा साहब की जयंती है। इस जयंती को पूरे प्रदेश में कांग्रेस व्यापक पैमाने पर मना रही है। हम लोग संविधान बचाओ, सौहार्द बढ़ाओ। इस समय संविधान पर जो लगातार हमला बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, भाजपा शासित राज्यों की सरकारों की तरफ से हो रहा है, उसको बचाने के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा यह आह्वान हुआ है और सौहार्द को लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है ध्रुवीकरण के नाम पर। जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार हमला कर रही है, लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बना करके हमले किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर पूरे प्रदेश के अंदर उत्तराखंड में जिला और महानगर स्तर पर गोष्ठियाँ होंगी, बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और सौहार्द। डोईवाला रेल स्टेशन के पास अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन में उस समय हड़कंप मच गया जब डोईवाला रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे जाते ही ट्रेन इंजन के ऊपर बिजली के करंट तारों में यहां चिंगारी निकलने लगी और ट्रेन रुक गई। तो ट्रेन के लोको पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल ट्रेन को स्टॉप कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के इंजीनियर और तमाम तकनीशियन यानी कि जो टेक्नीशियंस थे वो भी मौके पर पहुंचे और ट्रेन के जो कनेक्ट है वो टूट गए हैं। पेंटाग्राफ की मरम्मत यहां पर की गई। पेंटाग्राफ में गड़बड़ी हुई थी, इसके चलते ट्रेन खड़ी हुई थी। अब ठीक हो गया, चल रही है। कहां से कहां जा रही है? ये देहरादून जा रही है, आ रही है अमृतसर से देहरादून। कैसे चला कि यार पेंटाग्राफ खराब हो गया? वो लोको पायलट ने बताया कि पेंटाग्राफ गड़बड़ हुई थी। लगभग 45 मिनट लगभग खड़ी। हल्द्वानी शहर को जैम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है और शहर की नैनीताल रोड, कालाडूंगी, मुखानी रोड और साथ ही इसके अलावा कई चौक चौराहों का चौड़ीकरण होना है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शासन स्तर पर की गई कार्रवाई के तहत सड़क के दोनों ओर 12-12 मीटर चौड़ीकरण होनी है और इसके लिए जिला प्रशासन पूर्व में ही सड़कों के दोनों ओर अतिक्रमण किए गए लोगों को नोटिस जारी कर दुकान और मकान खाली करने के निर्देश भी जारी किए गए। पूर्व में जिला प्रशासन नोटिस जारी कर यहां अतिक्रमणकारियों से जल्द अपने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बहुत से दुकानदार अतिक्रमणकारी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अतिक्रमण खाली नहीं किया है। तो ऐसे में अब जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त नजर आ रहा है। अपर जिलाधिकारी विवेक राय और एसडीएम पारितोष वर्मा के साथ अतिक्रमण की नपाई करते हुए उस पर भी लाल निशान लगा दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण नपाई करते हुए जिन लोगों ने अभी तक अपना अतिक्रमण नहीं हटाया उस पर ही लाल निशान लगाते हुए जल्द से जल्द खाली करने के निर्देश दे दिए हैं। आप लोग तो पहले से ही विदित हैं कि लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है, तो एक बार देखा जा रहा है कि जो तय हुआ था उसके मुताबिक किन लोगों ने कर लिया है, किन लोगों ने नहीं किया है। ज़्यादातर देख रहे हैं आप लोगों ने कर लिया है, चौड़े होके चौराहे निकल के आए हैं, एक्सीडेंट की संभावनाएं कम हुई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको संदेह है कि नहीं मेरी नाप सही नहीं हुई है या अभी मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं। कुछ लोगों के मन में है कि इसका तो ऑलरेडी चौड़ीकरण हो रहा है, दोहरीकरण होना है। उन सब की बातों को हमारे एसडीएम साहब, एक्सीएन साहब, यूपीसीएल और हमारी नगर आयुक्त सबके साथ मिल करके हम लोग जिस विभाग की जो समस्या है उसका समाधान कर दे रहे हैं। सभी को जो भी हमारे इस चौड़ीकरण के दायरे में आ रहे हैं उनको ये अवगत कराना है कि इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी हम बाइंड अप करना चाह रहे हैं हम लोग, जिससे कि उनके मन में समस्या खत्म हो, अपना व्यापार अच्छी गति से करें और हम लोग भी इससे मुक्त हों और खुल करके चौड़े चौराहे लोगों के जान माल की रक्षा के लिए निकल के आएँ। 3 बार आइडेंटिफिकेशन हुआ इसका, डिमार्केशन 3 बार डिमार्केशन हुआ। नहीं, कोई कह रहा है कि 3 बार हुआ है, करने वाला कह रहा है कि नहीं साहब 1 बार हुआ है। तो हम तो कह रहे हैं 5 बार कर लो, 2 बार और कर लो। जो अभिलेख हैं वो नहीं बदलेंगे, वो संतुष्ट हो लें, अपना अमीन ले आएं, अपना। उत्तराखंड में नदी नालों की जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अतिक्रमण हटाने के आदेश पर रोक लगा दी। बताते चले कि उत्तराखंड प्रदेश में नदी नालों को खाली करने के लिए कई वर्षों से अवैध अतिक्रमण के चलते एक जनहित में याचिका उर्मिला थापा बनाम उत्तराखंड सरकार पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार को राज्य के समस्त नदी नालों को खाली करने से जो अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर हटाने के आदेश पारित किए गए थे और जिसमें वर्तमान में समस्त जनपदों में अवैध निर्माण कार्य को हटाया जा रहा था, जिस पर जनपद देहरादून के बड़ा रामपुर के रहने वाले समाजसेवी पूर्व जिला पंचायत सदस्य राशिद पहलवान, उनके सहयोगी एडवोकेट राशिद के साथ यहां एडवोकेट शाहिद और उनके द्वारा हाई कोर्ट
नैनीताल में गरीब लोगों के आशियाने को न उजाड़ने और उक्त आदेश पर पुनर्विचार को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर शनिवार की देर शाम हाईकोर्ट ने अपने पूर्व में अवैध कब्जों को हटाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिस पर सैलाकुई और आसपास के जनप्रतिनिधियों, ग्रामवासियों के द्वारा समाजसेवी राशिद और याचिकाकर्ता एडवोकेट शाहिद का धन्यवाद किया गया। और हमारे राशिद भाई ने जो है बहुत बढ़िया कार्य किया, गरीब लोगों के घर बचाए, गरीब लोगों का सहयोग करा, मान सम्मान करा। हमने जो है कई बीजेपी के नेताओं से प्रयास करी और गिड़गिड़ाए। हमने ये कहा कि साहब गरीब लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे, और डीएम के यहाँ भी गए, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग भी गए, सरकार के लोग भी गए, और हमने उनसे ही प्रयास करी, साहब गरीब लोग कहाँ जाएंगे। क्षेत्र के विधायक को भी कहा, क्षेत्र के विधायक ने हमें यूँ कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाओ। भाई मैं क्या करूँ, तो हम संगठन के लोग जो हैं कहाँ जाएंगे गरीब लोग। और राशिद भाई ने जो है देशभक्ति, एकता को लेके, भाईचारे को लेके सभी गरीब लोगों की तरफ देखते हुए बहुत बड़ा सम्मान किया। इसका बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं। हम लोग समाज सेवा में आज तक जो है गरीबों की सेवा में हम भी लगे रहे। हमने कई मंत्रियों से प्रयास किया कि साहब ये गरीब लोग उजड़ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। मंत्रियों ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाओ, हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसी सरकार में रह के क्या करें, संगठन में रहेंगे, संगठन पूरी उम्र चलता है, सारी सरकारों के मातहत है संगठन, लेकिन हम देशभक्ति एकता पे काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, इस बात का सभी जनतावासी इनका धन्यवाद करते हैं। ये 58/2019 पिटीशन थी, पिटीशन भी नहीं PIL थी, जिस पे कोई कार्रवाई किसी ने भी नहीं की और जनता को गुमराह रखा कि हम स्टे लेकर आ रहे हैं, हम स्टे लेकर आ रहे हैं। अभी 4 दिन पहले मुझे पता लगा कि इस तरीके का मामला है और घर टूट रहे हैं। मेरे घर में शादी होते हुए, छोटे भाई की शादी होते हुए मैं उसमें भी शरीक नहीं हो सका। मैं यहाँ से दिल्ली गया, सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात की। जब सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात की, मैंने इमरजेंसी लगाई तो सुप्रीम कोर्ट बंद होने के कारण सुप्रीम कोर्ट बुधवार तक बंद है। मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई। उसके बाद मैंने नैनीताल हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार से बात करी, डिप्टी रजिस्ट्रार से बात करी। उत्तराखंड के इतिहास में पहला ऐसा कोई मैटर है कि छुट्टी होते हुए कोई भी किसी भी चीफ ने किसी भी केस में सुनवाई की हो। 5:30 बजे उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। 5:30 बजे के बाद हमारे केस में सुनवाई हुई। जी हमारे घर पर घर तोड़ने के लिए नोटिस आ रखे थे। ठीक है। तो हम राशिद भाई साहब के यहाँ उन्होंने हमारी हेल्प ये की कि हमारा अतिक्रमण होते हुए बचा लिया। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 का रिजल्ट 19 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। ये जानकारी परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने ही दी है और ये सिमल्टी की तरफ से जब जानकारी रखी गई तो इस साल परीक्षा परिणाम की घोषणा को लेकर एक नई पहल की गई। अब छात्र अपनी परीक्षा परिणाम न केवल उत्तराखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख पाएंगे बल्कि पहली बार अपने अपने स्कूल के पोर्टल पर भी रिजल्ट देख सकेंगे। तो परिषद कार्यालय में आयोजित परीक्षा फल समिति की पहली बैठक में ये फैसला लिया जाएगा और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सभापति की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि हाई स्कूल जो कि 10वीं और इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2025 के साथ साथ परीक्षाफल सुधार परीक्षा द्वितीय वर्ष 2024 के नतीजे भी 19 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। सचिव सिमल्टी के ही द्वारा ये बताया गया कि इस वर्ष की वार्ड परीक्षाएं यहाँ जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो 21 फरवरी से 11 मार्च के बीच में शांतिपूर्ण संपन्न हुई हैं। पूरे प्रदेश में 1245 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें से 165 को संवेदनशील और 5 को अति संवेदनशील घोषित किया गया था। सुरक्षा के विशेष प्रबंधों के बीच में परीक्षाएं संपन्न होने के बाद बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं का ही मूल्यांकन कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इस वर्ष की हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं वो मार्च के महीने में संपन्न हो गई थी और 21 मार्च से 4 अप्रैल तक हमारा मूल्यांकन का कार्य संपन्न हो गया था। उसके बाद रिजल्ट प्रोसेस का काम हमारा प्रारंभ हो गया है। इस बार हमने मूल्यांकन केंद्रों से ही ऑनलाइन पंचिंग का काम किया था, तो परीक्षा परिणाम की तैयारी में हम लोगों को काफ़ी मदद मिली है। और आज परिषद के सभागार में माननीय सभापति महोदय की अध्यक्षता में परीक्षा फल समिति की बैठक हुई है, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि 19 अप्रैल को 11 बजे परिषद के सभागार में
परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। इस वर्ष जो है हाई स्कूल में हमारे 1,13,241 बच्चे पंजीकृत थे। इनमें 1,09,967 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में 1,08,980 बच्चे हमारे पंजीकृत थे। इनमें 1,06,358 बच्चे हमारे परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। इस बार हमने एक नया प्रयोग किया है। मूल्यांकन के समय में ऑनलाइन पंचिंग का काम हमारा हुआ है। साथ ही रिजल्ट की घोषणा के पश्चात प्रत्येक स्कूल के पोर्टल पर हम परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम को जारी कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वे अपने स्कूल में ही परीक्षा परिणाम को देख सकते हैं। 13 और 14 अप्रैल को बैसाखी का स्नान पर्व है, जिसकी तैयारियों को लेकर स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में स्नान को लेकर पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया। पूरे मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 14 जोन और 40 सेक्टर में बांटा गया है। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि बैसाखी के स्नान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि सभी पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही जो वेकेंट है वहां पर भी सीटों को भरा गया है और वीकेंड के चलते भीड़ का दबाव बढ़ने पर यातायात डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि 2 दिन होने के बाद किस तरह से काम आगे किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो 2 दिन होने वाला स्नान है इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसे सकुशल संपन्न करा लिया जाएगा। बैसाखी के स्नान को लेके आज पुलिस ब्रीफिंग हम लोगों के द्वारा की जा रही है और हर वर्ष की भांति इस बार भी बैसाखी में काफ़ी श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पिछली बार रिकॉर्ड लोग आए थे उसमें और उसी के अनुरूप हम लोगों ने जो सुरक्षा व्यवस्था है संपूर्ण मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन में हमने डिवाइड किया है और उसमें करीब 9 हमने जोन बनाए हैं और 40 सुपर सेक्टर बनाए हैं और इसके साथ पीएसी बल के साथ करीब 700 से 800 हमारा जो कर्मचारी है वो इस पूरे मेला ड्यूटी पर लगा है। मुझे उम्मीद है हमारी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। आज इसकी ब्रीफिंग के बाद हमारा फोर्स आज रात से इसमें लग जाएगा और जो मेला स्नान तक लगातार अनवरत ये ड्यूटी रहेगी। सर हम लोगों ने जो हमारे स्ट्रेटजी है उसमें ट्रैफिक के रेगुलेशन के लिए एसपी ट्रैफिक को हम लोगों द्वारा नोडल बनाया गया है और उन्हीं की कॉल पे अगर डाइवर्जन प्लान लागू होता है, ट्रैफिक का दबाव अगर बढ़ता है तो डाइवर्जन प्लान लागू किया जाएगा और बैरागी को हम लोगों के द्वारा अतिरिक्त इसमें पार्किंग स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। वहाँ की व्यवस्थाएं हम लोगों के द्वारा की जा रही हैं। उसके साथ साथ जो जाने वाला जो ट्रैफिक है यहाँ से उसके एग्जिट में कोई दिक्कत ना हो, ऐसे जो बॉटलनेक है उसको भी हम लोगों के द्वारा इस प्रकार की जो भी शिकायत आती है उसकी हम लोग जांच कराते हैं, उसमें कार्रवाई करते हैं। दुकानें अगर ज़्यादा कमियां होती हैं सस्पेंड भी करते हैं, निरस्त भी करते हैं। बट हमारे पास इसका आया है और हम लोग इस पर भी वर्क कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई समस्या ना हो, इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार है और हमारा जो LIU का यूनिट है, इंटेलिजेंस का यूनिट है, साथ में जो हमारा लोकल पुलिस है वो मिलके किसी भी ऐसी स्थिति में बैठक लेते हैं। जिस तरह से कब्जे करने की नहीं, इसमें तो जैसे मैंने आपको बताया हमारी सारी तैयारियां पूर्ण है। किसी प्रकार की भी कोई भी इस तरीके की उसको नहीं किया जाएगा। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।